हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आप सभी लोगों को पता है पिछले 2 दिन से हमारी कोई क्लासेस नहीं हुई हैं क्योंकि दीपावली का शुभ अवसर था और इस समय आपको जो है वो जो है इन्जॉय करने का टाइम था। तो 1-2 दिन आपने इन्जॉय किया होगा और उम्मीद है कि आपकी दीपावली जो है वो अच्छी गई होगी। अब बाकी जो बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं अभी तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेने के चक्कर में हैं, भगवान उनको माता लक्ष्मी और गणेश उन पर ऐसी कृपा करें कि आने वाली जो दिवाली हो आपकी उसमें आप जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेके और अपने परिवार के लिए और खुशियाँ लाने का काम करें। तो आगे सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और आने वाली दिवाली आपके लिए जो है इससे भी अच्छी होगी। तो आज के इस सेशन में हम आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो 7/9/2023 को हमारा जो पेपर हुआ था बिहार स्टेट का, और उसमें जो हमारे 150 क्वेश्चन जो आपके इसमें थोड़े बहुत आपके जो है रीजनिंग के भी सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें मुख्यतः जो है सोशल साइंस के आपके सवाल देखने को मिलेंगे और 2-4 सवाल आपको रीजनिंग के भी मैथ के भी देखने को मिल सकते हैं, तो हम उसको जो है स्किप करेंगे और अपना जो है सोशल साइंस का जितना भी सवाल है हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा। अब देखिए एक एक ये हमारे इसी सेशन में हम जो है पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन का जो है सेट करने वाले हैं और हम जो है एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो है 150 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग जो है भागिएगा मत, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए अभी मैंने कुछ वीडियो के माध्यम से आपसे जो है कुछ प्रश्न इसके डिस्कस करे थे, तो आपने उसको भी देखा होगा और बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो है कितने आसान से सवाल आपके बिहार स्टेट में पूछे जाते हैं और आपको जो है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर जाकर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वास्को डिगामा जो है कहाँ का यात्री था। अब आप तो तुरंत उड़ा देंगे इसको, ठीक है, आप तुरंत इसको उड़ा देंगे, क्लीन बोल्ड कर देंगे। इतना आप लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी की है BPSC TRE 4 की और ये क्वेश्चन आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वास्को डिगामा जो है ये कहाँ का निवासी था, तो ये जो है पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का था? पुर्तगाल का निवासी था। इसके लिए जो है हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। आपको देखिए ये जो है ऑफिशियल पेपर मैंने डाउनलोड किया है, इसलिए राइट आंसर भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक जो यंत्र होता है जिससे हम दिशा का ज्ञान करते हैं, ये जो है किनसे सीखा था। तो इनको जो है दिशा सूचक यंत्र थोड़ी चलाना आता था यूरोप वासियों को, इन्होंने जो है अरबों से सीखा था। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि जो है स्टाम्प एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था। स्टाम्प एक्ट जो है ये किस वर्ष जो है पारित हुआ था। तो स्टाम्प एक्ट जो हमारा आया था ये आपका जो है 1765 में आया था। कब आया था? तो 1765 में आया था। इसीलिए इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो विकल्प हमारा जो है ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, 1765। आगे देखिए आगे कौन सा सवाल है हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था आप लोग जानते हैं कि 1774-75 में पहला महाद्वीपीय सम्मेलन, दूसरा महाद्वीपीय सम्मेलन आपका आयोजित हुआ था और उसके बाद जो है इनका स्वतंत्रता वार चला था। तो इसमें जो है किसने जो है अंग्रेजों की सहायता की थी या अंग्रेजों का सेनापति था, ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, ये आपका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने जो है वहाँ पर सरेंडर कर दिया था और बाद में इसको जो है भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल जो है बना के भेजा गया था। आगे देखिए आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है। फ्रांस में जो है स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 जुलाई को। याद रखिएगा 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे। प्रथम स्टेट में जो है कौन आते थे। तो प्रथम स्टेट में आप सभी लोग जानते हैं कि पादरी आते थे और दूसरे स्टेट में जो है कुलीन वर्ग आते थे, ठीक है। इसके बाद तीसरे स्टेट में जो है किसान, सर्वसाधारण, ये सभी लोग जो है वो तीसरे स्टेट में आते थे। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो विकल्प जो है बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मीन कैंप जो है ये किसकी रचना है। मीन कैंप जो है ये किसकी रचना है। तो अगर मीन कैंप की बात की जाए तो मीन कैंप जो है ये हिटलर की आत्मकथा है। बी विकल्प
विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। हिटलर ने ही इसको लिखा था, बी विकल्प जो है इसके लिए सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि नाजीवाद जो है ये किस सिद्धांत का विरोधी था। नाजीवाद जो था ये किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद जो है ये किसका विरोधी था? ये समाजवाद का विरोधी था, याद रखिएगा, समाजवाद का। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम जो है ये कहाँ पे गिराया गया था? तो ये जो है दूसरा जो हमारा एटम बम है ये कहाँ पे गिरा था? तो ये नागासाकी पे गिरा था। और पहला जो गिरा था वो हमारा कहाँ पे गिरा था? तो ये हिरोशिमा पर गिरा था। जापान में ये दोनों जगह हैं, नागासाकी और हिरोशिमा। अमेरिका ने गिराया था, ये भी याद रखिएगा। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि हिरोशिमा पर जो है कब परमाणु बम गिराया गया था, उसका नाम क्या था, और जो है नागासाकी पर जो है वो कौन सा परमाणु बम गिराया गया था और उसका नाम क्या था और डेट क्या थी, ये आपको बताना है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था। ठीक है, रूस और जापान का युद्ध जो है ये कब हुआ था? इसमें जो है रूस हार गया था, याद रखिएगा। रूस जो है इसमें हार गया था और इसीलिए जो है काफ़ी ज़्यादा रूस की जनता भड़क उठी थी, क्योंकि एक छोटे से देश से जो है रूस हार गया था। ये 1905 की घटना है और वहाँ पे जो है क्रांति भी चल रही थी। रूस में 1905 में क्रांति हुई, 1917 में क्रांति हुई, कई बार जो है वहाँ पे क्रांतियाँ हो चुकी हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो विकल्प बी जो है 1905 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला था? तो आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। 1914 से लेकर 1918 का पीरियड जो है ये आपका जो है प्रथम विश्व युद्ध का था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का। और अगर द्वितीय वर्ल्ड वार की बात करें या सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो ये 1939 से शुरू होकर और 1945 तक चला था। 1945 तक चला था, तो ये जो है 4 सालों तक चला था। कौन सा? पहला। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये आंसर, ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है ये ऑफिशियल, अगर मैं इधर आपको दिखा दूं तो कंप्यूटर में आपका देखिए जो आपका ऑनलाइन एग्जाम में ऑप्शन आईडी भी होता है। ठीक है, ऑप्शन आईडी, क्वेश्चन आईडी, ये सभी होते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपको एक तरफ देखने को मिल जाएगा और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला जो है कब किया था। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला कब किया था? तो ये जो है 24 दिसंबर 1889 की बात है, जब बिरसा मुंडा ने जो है ईसाई मिशनरियों पर हमला कर दिया था। क्योंकि ईसाई मिशनरी जो है वो लगातार इनको जो है धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे और बहुत सारे लोगों का जो है आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी करा चुके थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। देखिए कितना आसान सा सवाल है। अंगूर की खेती को क्या हम रेशम उत्पादन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। फूलोत्पादन कहेंगे? नहीं। बागवानी उत्पादन भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अंगूरोत्पादन। अब इतना आसान सा सवाल आपको कहाँ मिलेगा? आगे देखिए, इतना इससे भी आसान सवाल देखिए, कौन सा सवाल है? देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आपको धान को धान के रूप में जाना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि धान के रूप में किसको जाना जाता है। तो धान जो होता है, अभी फसल भी आपके खेत में लगी होगी, धान जो है ये चावल होता है। ठीक है, धान हम जब काटते हैं खेत में से तो ये धान होता है, फिर इसको जो है मशीन में ले जाकर हम इसकी ऊपर की जो भूसी होती है उसको निकलवा देते हैं, तो फिर ये हमारा चावल बन जाता है। और ऐसा हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है भारत में चावल ही एक प्रकार से खाया भी जाता है। तो सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, याद रखिएगा, चाइना हो जाएगा। इसका पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है। अब देखिए, भारत में अपने जो होता है मुख्यतः जो है जीवन निर्वाह कृषि होती है, और जितने भी हमारे किसान हैं वो केवल अपने लिए जो है अधिकतर किसान जो है वो अपने लिए ही पैदावार करते हैं, खाने की चीज़ों के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिकतम जो खेती की जाती है वो कमर्शियल कृषि होती है। ठीक है, वाणिज्यिक व्यवसाय होता है, बेचने के लिए की जाती है। तो इसका पहला विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा कि टैरिफ का विवाद भी जो चल रहा है वो इसी के वजह से चल रहा है, ताकि जो है भारत जो है अमेरिकन जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को जो है भारत में अलाउ कर दे और डेयरी प्रोडक्ट के अलाउ कर दे, और एक बड़ा बाज़ार जो है वो अमेरिका के लिए खुल जाए। तो इससे हमारे किसानों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मशीनों का जो है प्रयोग करके काफ़ी अच्छा उत्पादन किया जा रहा है। शुरुआत में चीज़ें आपको सस्ती मिलेगी बाहर से जब चीज़ें आएगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जियो पहले फ्री डेटा देता था और अब जो है पैसे लग रहे हैं, ऐसे ही क्या होगा, क्योंकि वहाँ से चीज़ें सस्ती हो जाएंगी,
हमारे यहाँ के किसानों को दाम नहीं मिलेगा अच्छा, तो वो उत्पादन करना बंद कर देंगे, और जब 4-6 सालों में उत्पादन करना बंद कर देंगे फिर अमेरिका क्या है अपना रेट बढ़ा देगा, और तब मजबूरी में हमें जो है वो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और फिर महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी भारत में। तो ये सब आपकी जो है प्लानिंग होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो देखिए चावल को विकसित होने में 1 वर्ष नहीं लगता, आप सभी लोग जानते हैं। मक्का को भी नहीं लगता, बाजरा को भी नहीं लगता। सबसे ज़्यादा जो समय लेता है वो गन्ना लेता है, तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपका रेशम उत्पादन हो जाएगा। बाकी आपके जो भी जितने भी आपके ऑप्शन है ये इससे जो है संबंध नहीं रखते हैं। जलीय कृषि, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, ये तो अलग से ही हो गया। देखिए आप देख पा रहे हैं कितने आसान आसान से सवाल जो है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की एक प्रणाली है जहाँ पर जो है एक बड़े क्षेत्र में कहा जा रहा है कि बड़े क्षेत्र में फसल उगाई जाती है। ठीक है, एक बड़े क्षेत्र में जो है फसल उगाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सी कृषि, ये हो जाएगा आपका वृक्षारोपण कृषि। ठीक है, ये आपका वृक्षारोपण कृषि हो जाएगी, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में जब हम वृक्ष लगा देते हैं तो कई सालों तक वहाँ पर एक ही फसल जो है वो उगाई जाती है। तो इसका कौन सा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि यूएनओ, आप सभी लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं यूएनओ को। इसको जो है कौन से वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो कौन से वर्ष इसको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको जो है वर्ष 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद अंग के जो है प्रमुख होते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव होते हैं ये संयुक्त राष्ट्र के किस परिषद अंग के जो है प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए मैं आपको जो है इसका विकल्प भी दिखाता हूँ। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के, या सुरक्षा परिषद के, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के, या सचिवालय के। तो ये जो है इसमें जो है सेक्रेटरीट के होते हैं, सचिवालय के होते हैं। इसका देखिए डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रसंघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। अब देखिए एक था आपका राष्ट्रसंघ और एक आपका है संयुक्त राष्ट्र। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है, आपको ऐसा मत मानिएगा कि ये दोनों एक ही चीज़ है। देखिए इसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, लीग ऑफ नेशन इसको बोलते हैं, याद रखिएगा राष्ट्र संघ को। ये जो है पहले जो है विश्व युद्ध के बाद बना था 1920 में, वर्साई की संधि के तहत जो है ये बना था। लेकिन इसके बाद जो है क्योंकि इसका जो है प्रभाव बहुत ही कम रहा और ये जो है रद्द कर दिया गया था, मतलब तोड़ दिया गया था। अब इसके कारण क्या थे, अब जब शक्तिशाली देश ही जो है वो लीग ऑफ नेशंस का जो है पार्ट नहीं बनेंगे तो जो कमज़ोर देश है वो कैसे युद्ध को रोक पाएंगे। तो इसमें अमेरिका ने जो है अमेरिका कभी शामिल ही नहीं हुआ। बनवाने के बाद जो है वुडरो विल्सन ने जो है इसका विचार रखा और इन्होंने ही इसको जो है एक प्रकार से जो है निर्मित किया था, और इसके बाद जो है इन्होंने खुद नहीं ज्वाइन किया इसको। तो लीग ऑफ नेशंस जो है ये आपका असफल हो गया, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक इसको रोकने में लीग ऑफ नेशंस जो है असफल हो गया। और उसके बाद जो है हमारा फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ये निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। तो लीग ऑफ नेशंस अलग है और यूनाइटेड नेशन आपके अलग हैं। देखिए चार्टर सदस्यों के अलावा कितने लोगों ने जो है राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे, कितने अन्य राष्ट्र जो है ये संघ के सदस्य बने थे, ये आपको बताना है। जो चार्टर था इसके अलावा कितने राष्ट्र जो है ये संघ के सदस्य बने थे। तो यहाँ पे भी लीग ऑफ नेशंस की बात हो रही है। वैसे तो अगर यूनाइटेड नेशन की बात हो जाए तो वहाँ पर 51 जो है सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका 21, ठीक है 21 जो है डी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कहा जा रहा है कि रोलेट जो कानून था ये किसके लिए लाया गया था। रोलेट एक्ट आप लोग जानते होंगे, ये 1919 में आया था और इसके विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो है किसके लिए लाया गया था, तो ये शिक्षण संस्थाओं में सुधार के लिए, प्रवेश के लिए भी नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। कालाबाजारी रोकने के लिए भी नहीं, सरकारी नौकरियों के में प्रवेश के लिए भी नहीं, ये आपका क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर जो है अंकुश लगाने के लिए ये आपका लाया गया था। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की समिति जाँच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। सरकार ने जो है ये कौन सी समिति का गठन किया था ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका
हंटर समिति का गठन इन्होंने किया था। हंटर समिति का ए विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। इसमें जो है 3 भारतीय भी थे। बाकी आप लोगों को बताना है कि अगर आपको पता है तो 3 भारतीय सदस्य कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब और कहाँ हुआ था। तो एक ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर है वो आपका दूसरे पेज पर दिख रहा है, मैं यहीं पर लिखे देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए डी विकल्प में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 1936 याद रखिएगा, 1936 और लखनऊ, ठीक है, 1936 लखनऊ। तो आप स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आप जानते ही होंगे। इन्हीं के द्वारा जो है ये आपका इसका जो सभा का गठन हुआ था ये लखनऊ में 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका डी विकल्प जो दिया गया है ये आपका लखनऊ दिया गया है और इसका जो है डी विकल्प ही सही हो जाएगा। आगे देखिए, औद्योगिक क्रांति का जो है क्या अर्थ है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो होती है ये उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ चीज़ें उत्पादन हो रही थी महीने भर में, अब वहाँ पर जो है 100 चीज़ें उत्पादित हो रही हैं मशीनों के प्रयोग से। तो यही जो है आपका औद्योगिक क्रांति होती है। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बाकी राज्य सत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन और वितरण प्रणाली में इसका परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध जो है ये उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में कि लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ जो है ये कब हुआ था। लंदन में जो है विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ जो है ये कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी 1863। जो इसका बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है, पटना का पुराना नाम क्या था। पटना का पुराना नाम क्या था। तो पटना का जो पुराना नाम था इसे पाटलिपुत्र भी कहते थे, कुसुमपुर भी कहते थे और अजीमाबाद भी कहते थे। तो इसका जो है उपयुक्त तीनों जो विकल्प है ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 की विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष आया था या आरंभ हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं कि 1929 में जो है ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पड़ी थी और इसे जो है आर्थिक संकट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है इसे ही कहा जाता था। तो इसका जो है सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 1929 जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इतनी सारी मेहनत जो है वो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं और हम आपको जो है इतने सारे जो है अच्छे कंटेंट दे रहे हैं। तो हमारा जो प्रयास है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो हम जो है केवल आपसे जो है एक लाइक और सब्सक्राइब के आकांक्षी हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगता है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है अमेरिका के द्वारा किया गया था, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात जो है आपको आर्थिक मंदी देखने को मिलेगी और जो है अमेरिका का शेयर बाजार जो है लुढ़क गया था। तो इसीलिए फिर से जो है सारी व्यवस्थाएं जो है वो गड़बड़ हो गई थी। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि सार्क का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित है। सार्क का मुख्यालय आपका कहाँ पे हो जाएगा। तो आप जानते हैं नेपाल में एक जगह है, नेपाल में एक जगह है, कौन सा। तो ये आपका हो जाएगा काठमांडू। वहाँ पर जो है ये सार्क का मुख्यालय है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, नेपाल के काठमांडू में है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि भारत में पहला छापाखाना जो है किन लोगों ने लगाया था। तो भारत में अगर पहला छापाखाना की बात करें तो ये आपका जो है पुर्तगालियों ने लगाया था। किसने लगाया था, पुर्तगालियों ने लगाया था या डचों ने लगाया था। इन्हीं दोनों में से एक ने लगाया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पुर्तगालियों ने। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत की स्थलीय सीमा जो है कितने देशों को छूती है। भारत की जो है स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है, या भारत जो है कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है स्थलीय रूप से। तो ये आपका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो विकल्प आपका जो है 7 जो है ये आपका सही हो जाएगा। 7 देश से भारत की स्थलीय सीमा जो है शेयर होती है। अगर हम देखें, अगर भारत का मैप ऐसे बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर शुरू करें आप तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, इसके बाद अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान, फिर आपका चाइना और इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका भूटान हो जाएगा, ठीक है, भूटान हो जाएगा। इसके अलावा आपका नेपाल हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो आपका म्यांमार भी हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार भी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो है बांग्लादेश भी हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश भी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है 7 देश ऐसे हो जाएंगे। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो आपका किसके साथ लगती है। तो सबसे कम सीमा जो हमारी लगती है वो जो है अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। 106 किलोमीटर की जो है सीमा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो भारत भी सार्क का सदस्य है, नेपाल भी है, मालदीव भी है, लेकिन आपका जो है चाइना ये नहीं है। तो इसीलिए आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही
सही हो जाएगा। आगे देखिए गिलगिट गार जो है ये किस नदी पर है? गिलगिट गार जो है ये आपका कौन सी नदी पर है? सिंधु पर है या झेलम पर है या जो है चिनाब पर है या रावी पर है? तो गिलगिट जो गार्ज है ये आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन सी नदी पर? तो ये आपको सिंधु नदी पर देखने को मिलेगा। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे नंबर 37 आपसे कहा जा रहा है कि जो है सांभर झील कहाँ पे स्थित है? ठीक है, सांभर झील अधिकतर जो खारी झीलें हैं वो आपको राजस्थान में दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा है और मरुस्थलीय प्रदेश वहाँ पर क्षेत्र जो है वो ज़्यादा है। तो देखिए सांभर झील आपका जो है वो राजस्थान में देखने को मिलेगी। और मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था, कटक, अरे वो चिल्का, ठीक है, चिल्का, अगर चिल्का देखें तो चील उड़, ठीक है, ऐसे मैंने शॉर्टकट बताया था आपको कि चील उड़ जो है और चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में हो जाएगा। चील से चिल्का हो जाएगा, उड़ से उड़ीसा हो जाएगा। इसके अलावा मैंने कहा था कि वुलर, ठीक है, वुलर या शेषनाग, वेरीनाग। अगर वुलर का बात करें तो वुलर हमारा वुलन कपड़े कहाँ पहने जाते हैं? जहाँ सबसे ठंडी पड़ेगी, और ठंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ती है? तो कश्मीर में पड़ती है। तो वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। शेषनाग, वेरीनाग, तो ऐसे आपका कई सारी झीलें जो है ये मैंने शॉर्टकट में बताया था आपको याद करने के लिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने याद भी किया होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो आपकी जो कृष्णा है, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये जो है आपका, अगर मैं भारत का एक मैप बना दूं ऐसे, ठीक है, ये हमारा भारत हो गया, तो कृष्णा, गोदावरी और महानदी ये सभी जो है ये आपका आप देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। लेकिन जो एक नदी है वो आपका नर्मदा हो जाएगी, और नर्मदा जो है ये भ्रंश घाटी से बहती हुई, ठीक है, भ्रंश घाटी से बहती हुई आपका कहाँ पे जाती है? तो ये आपका पश्चिम की तरफ बहती है नदी, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, ये सभी जो है ये आपकी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो सी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। और भ्रंश घाटी से नर्मदा और तापी नदी जो है ये आपकी बहती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है ये उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार से संबंधित, सदाबहार वन से जो है ये संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा वृक्ष ऐसा है जो, देखिए आपने रोजवुड का नाम सुना होगा, ये भी आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलता है। सिनकोन भी देखने को मिलेगा, आबनूस भी मिलेगा, लेकिन गहतत आपका आपने नाम ही नहीं सुना होगा। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम जो है प्रतिशत वन है? ठीक है, कुल क्षेत्रफल का जो है सबसे कम प्रतिशत वन है। तो राज्य क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन जो है ये कौन से में हो जाएगा? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है ये आपका हरियाणा में हो जाएगा। याद रखिएगा बी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, जंगली बकरी जिसे हम आइबेक्स कहते हैं, जंगली बकरी जिसे हम जो है आइबेक्स कहते हैं, ये किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो कौन से प्रकार के वन में पाई जाएगी? तो ये आपका जो है मैग्रोव वन में तो पाई नहीं जाती है, ये आपका पतझड़ वन में भी नहीं, सदाबहार वन में भी नहीं, ये आपका जो है ये पर्वतीय वन में पाई जाती है। कहाँ पे? तो ये आपका पर्वतीय वनों में आपका आइबेक्स देखने को मिलता है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है किस देश की जनसंख्या घनत्व जो है भारत से अधिक है? अब देखिए इसमें जो है बांग्लादेश में जनसंख्या अधिक है, क्षेत्रफल कम है, इसीलिए जो है बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व जो है ये भारत से अधिक है। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? भारत दिए गए इसमें से जो है 4 ऑप्शन में, इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप सभी लोग जानते हैं, आपको वैसे ही पता होगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कौन सा सवाल है? 44 नंबर का सवाल है कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? श्रीलंका की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो श्रीलंका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका एडम पीक नहीं है, याद रखिएगा, और किरीगाल पोटा भी नहीं है, गाडविन ऑस्टिन भी नहीं है, ये आपका जो है पिदुरताल गाला जो है ये आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ये बांग्लादेश को नहीं छूता है? देखिए असम भी छूता है, त्रिपुरा भी 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। आपका जो है अगर बात करें मिजोरम भी जो है बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन मणिपुर जो है ये नहीं शेयर करता। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट की जो है ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो 8,848 मीटर जो है ये आपका सही हो जाएगा। और ये आप सभी लोग जानते भी होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए मापनी में हर व्यक्त करता है, अब मापनी में हर क्या व्यक्त करता है ये आपको बताना है। अब मापनी क्या होती है? ये जो है मानचित्र बनाने में जो है प्रयोग की जाती है। और इसका पहला विकल्प आप लोगों ने देखा था कि इसमें लिखा था धरातल की दूरी, वो दूसरे पेज पर है, इसीलिए मैं लिख देता हूँ।
धरातल पर दूरी जो है या धरातल की दूरी जो है ये आपका जो है सही हो जाएगा और इसका पहला ही विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। धरातल की जो है दूरी जो है ये आपको प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील को जो है साथ साथ दर्शाया जा सकता है दोनों को। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम तुलना करके एक तुलनात्मक मापनी से जो है आपको मील और किलोमीटर दोनों को जो है साथ साथ में दिखा सकते हैं। तो इसीलिए आपका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है। एक प्रतिनिधि भिन्न में जो है अंश हमेशा क्या होता है, तो अंश हमेशा जो है एक होता है। इसीलिए आपका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को और के रूप में डैश के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। अब उत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछ रहा है, तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो ये आपका जो हो जाएगा जैविक और अजैविक हो जाएंगे। ठीक है, जैविक और अजैविक हो जाएंगे। याद रखिएगा, इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपने देख लिया और हमने जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे देखिए, वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता की मात्रा और उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। उनकी जो है गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। तो ये ऐसे कौन से संसाधन होंगे, आपने उत्तर भी देख लिया होगा। ये आपके जो है विकसित संसाधन है। ठीक है, ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है कि राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा और ऊर्जा के साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। तो आप जानते हैं कि राजस्थान में जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो सौर ऊर्जा तो है ही, और आपका जो है अगर वाइंड एनर्जी या पवन ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर वो भी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आपका जो है जल संसाधन की कमी है। तो इसका जो है कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये आपका विंड जो है ये आपका सही हो जाएगा। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या कह रहा है कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है। जिस पे खेती नहीं की जाती है एक साल तक, उसे जो है वर्तमान प्रति के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, ये एक एग्रीकल्चर का सवाल है, तो ये आपका जो है वर्तमान प्रति के रूप में उसको जाना जाता है। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 54 है। कह रहा है दुनिया के पानी का जो है कुल मात्रा 96.5% किसके रूप में उपलब्ध है और केवल 250% जो है के रूप में उपलब्ध है। तो अगर 96.5% की बात करें तो ये हमारा जो है महासागरों में भी आपको मिलेगा, लेकिन उसमें से जो है केवल आपका जो है 2.5% पानी जो है ये आपका पीने के लिए जो है मिलता है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका मीठा पानी केवल 2.5% है, बाकी आपका जो खारा पानी है ये आपको महासागर में है कुल जो है 96.5% है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपसे क्या कहा जा रहा है कि भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है। भारत में जो है ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ताजे पानी का जो प्रमुख स्रोत है, आप सभी लोग जो है रोजाना जल कहाँ से निकालते हैं, तो भूजल ही है आपका, चाहे पंपिंग सेट के माध्यम से या मोटर के माध्यम से या आपका हैंडपंप के माध्यम से आप भूजल से ही पानी निकालते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है कि पानी की कमी क्या है। पानी की कमी क्या है ये आपको बताना है। तो पानी की कमी क्या होती है, तो पानी की कमी वो होती है जहाँ पर जो है पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जो है उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों में जो कमी होती है, ताजे पानी के संसाधनों में जो कमी होती है वो आपका जो है ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका जो है पानी की कमी हो जाती है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, तो देखिए पर्याप्त समुद्री पानी नहीं हो जाएगा, ये देखिए जल के लिए है, ताजे जल के लिए। तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको जो है टिक कर देता हूँ। देखिए इसका पहला विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है खनिजों को जो है संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब खनिज क्या है वो लगातार जो है घट रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है अब कुछ खनिज जो होते हैं वो नवीकरणीय भी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी जो है ये आपका क्या हो जाएंगे कि सभी जो है नवीकरणीय ही हो जाएंगे। तो ये जो है वो तेज़ी से घट रहे हैं, याद कर लीजिए, ये जो है तेज़ी से घट रहे हैं और देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता है। तो दूसरा और तीसरा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा और तीसरा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और इसी के कारण हमको जो है खनिजों को जो है सेव करने की आवश्यकता है और संरक्षित करने की आवश्यकता है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है हमारा वो इसमें से लौह अयस्क का जो है प्रमुख उत्पादक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कर्नाटक हो जाएगा। इसका हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए मैं फटाफट आपको जल्दी जल्दी जो है रिवीजन एक प्रकार से करवा रहा हूँ कि एग्जाम का टाइम और ज़्यादा एक्सप्लेन करना अच्छी बात नहीं है। आप केवल और केवल जो है PYQ को फटाफट देख लीजिए, याद रखिएगा। आगे देखिए, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को जो है कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने वर्गों में, तो इन्हें जो है ये 4 वर्गों में जो है बांटा गया है। याद रखिएगा, ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपसे कह रहा है। मैंग्रोव वन का जो सबसे अधिक विस्तार है ये आपका कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपका सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये आपका सुंदरवन में मिलेगा। याद रखिएगा, सबसे अधिक विस्तार आपका सुंदरवन में हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपसे क्या कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए कितना आसान सा सवाल है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये जो है आपका कौन सा है, तो ये आपका मोर हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि बाघ परियोजना की शुरुआत जो है कब हुई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाघ परियोजना जो शुरू हुई थी ये आपका 1973 में शुरू की गई थी, 1973 में, इसीलिए आपका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 63 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है ये कृषि आधारित नहीं है। देखिए सूती वस्त्र उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित है। कच्चा माल जो है कपास, ये आपको खेती से ही मिलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चीनी भी आपका गन्ने से ही मिलती है जो कि खेती करके पैदा की जाती है। जूट भी आपको जो है खेतों में पैदा करके इससे जो है वस्त्र बनाए जाते हैं। लेकिन आपका सीमेंट जो है ये चूना पत्थर से बनता है जो कि एक खनिज है, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है ये कौन से औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो ये आपका कोलकाता और रिसड़ा जो औद्योगिक प्रदेश है, कोलकाता और रिसड़ा, इसका जो है औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र बनाया गया है वो आपका हुगली को बनाया गया है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर जो है कोलकाता और रिसड़ा नहीं होगा, ये कोलकाता और हावड़ा होगा। याद रखिएगा, कोलकाता और हावड़ा होगा। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। मैंने जो है गलती से आपको जो है कोलकाता और रिसड़ा बता दिया था, तो कोलकाता और हावड़ा जो है डी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि जो है भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना जो है सबसे पहले कहाँ खुला था। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका घाटशिला में खुला था। ठीक है, घाटशिला में खुला था। सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। चीनी उत्पादन में जो है ये अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है चीनी और गन्ना का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा करता है। तो ए विकल्प जो है अब वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 67 या 67, इनमें से कौन सा जो है ये परिवहन का मार्ग नहीं है। देखिए सड़क से आप जा सकते हैं, जल से आप भी जा सकते हैं, वायु से भी आप जा सकते हैं, लेकिन पहाड़ों पर से कौन जाएगा भाई, पहाड़ों पर से। तो याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये हमारा पहाड़ों की चोटियाँ जो है ये परिवहन का साधन नहीं है। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन, देखिए जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं और जिन्हें हम बनाते हैं वो हमारे मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो देखिए वन जो है ये हमको प्रकृति से ही मिलते हैं और नदियाँ जो है ये भी प्राकृतिक हैं, लेकिन मिट्टी जो है ये भी आपकी प्राकृतिक है। लेकिन नगर जो हम बनाते हैं ये मानव निर्मित है, तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो कितना है आप सभी लोग जानते हैं कि 1106 व्यक्ति जो है पर किलोमीटर में रहते हैं। याद रखिएगा, पर किलोमीटर इसको बोलते हैं, पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 1106 व्यक्ति जो है वो 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े एरिया में जो है निवास करते हैं बिहार के। और आपको बताना है कि बिहार में जो है कौन सा जिला जो है इसका सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व है, ये आपको बताना है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो अतिचारण नहीं हो जाएगा, गहन खेती भी नहीं, वनोन्मूलन भी नहीं, ये आपका हो जाएगा अति सिंचाई। जब ज़्यादा सिंचाई की जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है पानी खेतों को दिया जाता है तो मिट्टी जो है वो क्षारीय हो जाती है और जो है भूमि का निम्नीकरण होता है। तो ये आपका पहला विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कौन सा सवाल है। देखिए 71 नंबर का सवाल आपसे क्या कह रहा है कि बिहार में अतिजल दोहन से
किस तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में जो है अतिजल दोहन से किस तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ गया है? तो ये आपका हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक का जो है इसका संकेंद्रण बढ़ा है, ये याद रखिएगा। बी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है ये वनों से आच्छादित है या वनाच्छादित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आयोग ने इसको जो है 7% माना है। ठीक है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 आपसे क्या कह रहा है कि चिली जो है ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? चिली जो है ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका अफ्रीका में नहीं है, ना ही एशिया में है, और ना ही जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, ये आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दलितों से अलग कर एक महादलित किस प्रदेश में किया गया है? दलितों से अलग करके महादलित जो है ये किस प्रदेश में किया गया है? देखिए पहले तो केवल दलित होते थे, अब महादलित भी हो गए हैं। तो ये कौन से प्रदेश में हो सकता है? देखिए ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, कर्नाटक में भी नहीं हुआ, हरियाणा में भी नहीं हुआ, ये आपका बिहार में ये बड़ी घटना हुई है। सी विकल्प जो है वो हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए यंग इंडिया जो है किसकी पत्रिका है? अगर यंग इंडिया की बात की जाए तो ये किसकी हो जाएगी? आप सभी लोग को मैंने रटा कर रखा है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। अगर न्यू इंडिया की बात की जाए तो ये एनी बेसेंट की हो जाएगी। आगे देखिए आगे कौन सा सवाल है? देखिए कम्युनिस्ट व्यवस्था किस देश में है? कम्युनिस्ट व्यवस्था जो है ये किस देश में है ये आपको बताना है। तो कम्युनिस्ट व्यवस्था जो है ये अमेरिका में भी नहीं है, कनाडा में भी नहीं है, भारत में भी नहीं है, ये केवल और केवल जो है ये चीन में है। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए भारत में संप्रभु कौन है? भारत में जो है संप्रभु कौन है ये आपको बताना है। तो भारत में संसद संप्रभु नहीं है, और जो है राष्ट्रपति भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, जनता जो है ये संप्रभु है। तो बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल, मतदाता की आयु कितनी है? अब आप सभी लोग जानते हैं, इसको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। अब जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको बताने की आवश्यकता है कि जब आप 18 वर्ष पार कर लेते हैं इसका मतलब आप एडल्ट हो गए हैं और आपको वयस्क मताधिकार जो है वो मिल जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये किस देश से लिया गया है? भारत में मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, रूस से भी नहीं है, दक्षिण अफ्रीका से भी नहीं लिया गया है आपका मौलिक अधिकार। आगे देखिए पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है? तो ये गौरव प्राप्त करने का जो है श्रेय जो है ये भारत के पास है। तो सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अब देखिए यहाँ पर अनुसूची तो लिख दिया गया है, लेकिन ये अनुसूचियों की बात नहीं कर रहा है, ये जो है अनुच्छेद की बात कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल की बात कर रहा है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में जो है भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, और अगर वैसे हम बात करें ABCD करके, आबा सादा करके, आ का 1 और बी का ऐसे 2 करके, तो ये लगभग जो है ये 450 से ज़्यादा आपके अनुच्छेद मिल जाते हैं। लेकिन अगर देखें जो है यूनिक रूप से तो हमारा 395 अनुच्छेद जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखिए भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। भारत में निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा कैसे होता है? तो ये जो केवल होता है जनसंख्या के आधार पर होता है, बाकी क्षेत्र के आधार पर भी नहीं, जनप्रतिनिधियों की इच्छा अनुसार भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। आगे देखिए आगे कहा जा रहा है कि मतदाता सूची का परीक्षण जो है कितने वर्षों में होता है? मतदाता सूची का जो है परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो यह प्रत्येक आपके 5 वर्ष में किया जाता है। याद रखिएगा बिहार में SIR को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है ठना हुआ था, ये भी आप लोगों ने देखा। तो प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है मतदाता सूची का जो है परीक्षण जो है आपका किया जाता है। देखिए एक और आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 84 आपसे कह रहा है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत के जो है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप जानते हैं कि सुकुमार सेन जी जो थे ये आपके भारत के जो है पहले चुनाव आयुक्त थे। अगला देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि जो है स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन है? ठीक है, महिलाओं को जो है 50% सीट पर आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका बिहार है, जहाँ पर पंचायत चुनाव में 50% जो है रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो है स्वीकृत संख्या जो है कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो है कुल स्वीकृत संख्या जो है ये कितनी है? तो अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पर कुल 34 जो है पद जो है न्यायाधीशों के स्वीकृत हैं। तो इसका सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए लोकसभा में जो है बहुमत दल का नेता कौन होता है? बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो जो प्रधानमंत्री होता है वही जो है
लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जैसा कि हमारे अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर लोकसभा अगर देखा जाए प्रतिपक्षी नेता कौन है, विपक्षी तो राहुल गांधी हैं। आगे देखिए, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन में जगह दी गई थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी, संविधान संशोधन नहीं पूछ रहा है, जगह कब दी गई थी, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो 2002 में इसको जगह दी गई थी। याद रखिएगा, सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा ध्यान, और जो है मौलिक शिक्षा अधिकार को जो है प्राथमिक शिक्षा को, कि सभी का हक जो है ये प्राथमिक शिक्षा जो है प्राप्त करना है, और ये सभी नागरिकों का जो है ये मौलिक कर्तव्य हो गया। तो ये आपका 2002 में ऐसा किया गया था। आपको बताना है कि ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं बार बार आपसे सवाल क्यों पूछता हूँ, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आप सभी से जो है 10 कदम आगे हो जाते हैं, और जब आप एक्टिविटी करके कोई चीज़ जो है याद करते हैं तो आपको काफ़ी लंबे समय तक जो है वो आपको याद रहती है। देखिए, इनमें से किस देश को जो है सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। देखिए, सामाजिक विभेद कह रहा है, सामाजिक विभेद के कारण जो है किसको जो है विखंडन का सामना करना पड़ा, तो श्रीलंका नहीं होगा, बेल्जियम भी नहीं होगा, भारत भी नहीं होगा। भारत में जो है बंटवारा जो हुआ था विखंडन का, वो धर्म के आधार पर हुआ था, तो यहाँ पर जो है ये यूगोस्लाविया हो जाएगा, यूगोस्लाविया हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, इंग्लैंड में महिलाओं को जो है वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में जो है महिलाओं को जो है वयस्क मताधिकार किस वर्ष जो है प्राप्त हुआ था, तो ये 1928 में प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, भारत जैसे ही आज़ाद हुआ और जैसे ही संविधान लागू हुआ, सभी को जो है चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को वयस्क मताधिकार दे दिया गया था। और अगर अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका में भी नहीं मिला, सभी को जो है वयस्क मताधिकार जो है 1946 में मिला। इसके अलावा आप फ्रांस में देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक में बांटा गया। इसके बाद पुरुषों को दिया गया, फिर धीरे धीरे करके जो टैक्स भरते थे केवल उनको दिया गया, फिर सभी पुरुषों को दिया गया, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जो है 1945-46 आ गया, जब जाके महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, चाहे वो अमेरिका की बात हो और चाहे वो आपका फ्रांस की बात हो। यहाँ पर 1928 में जो है इंग्लैंड में महिलाओं को जो है वयस्क मताधिकार जो है वो दिया गया था। आगे देखिए, इनमें से कौन जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कौन नहीं करता है, तो विविधता में एकता जो है ये लोकतंत्र की मजबूती प्रदान करेगा, सर्वधर्म समभाव भी करेगा, और विविधताओं में सामंजस्य और अभाव और संघर्ष। ठीक है, विविधताओं में अगर सामंजस्य का अभाव है और संघर्ष है तो ये आपका लोकतंत्र इससे मजबूत नहीं होगा। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 92 क्या कह रहा है। 92 में आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 73वां जो संविधान संशोधन है ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है ये कौन से राज्य से हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका जो आरंभ हुआ था वो उत्तराखंड से हुआ था। सी विकल्प जो है, ए विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, 94, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है राजनीतिक दल का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है ये राजनीतिक दल का नहीं है, ये आपको बताना है। तो राजनीतिक दल का काम है चुनाव निर्वाचन में भाग लेना, बिल्कुल, जनमत का निर्माण करना, बिल्कुल, सरकार की आलोचना करना, बिल्कुल, लेकिन सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना जो है ये आपका जो है राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, लेकिन अक्सर जो है राजनीतिक दल यही करते हैं। आगे देखिए, कह रहा है सूचना के अधिकार को अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो है एक्ट जो है ये भारत में कब लागू किया गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो 12 अक्टूबर 2005 में। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 में आपका ये लागू किया गया था। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत में निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा जो है कौन करता है। तो देखिए, इसका संसद से कोई लेना देना नहीं है, मंत्रिमंडल से भी कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रपति से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत में जो है यह आपका जो है स्वतंत्र जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है निर्वाचन कराने के लिए, तो सारा काम आपका यही करता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सही है। भारत में लोकतांत्रिक जो है शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, लोकतंत्र में जो है निर्णय लेने में देर
देर होती है परंतु सही निर्णय की लेने की संभावना जो है ये बनी रहती है, और ये आपका सी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98, किस आधार पर जो है लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। किस आधार पर जो है लोकतंत्र को जो है सर्वोत्तम शासन कहते हैं। तो ये आपका देखिए निर्णय में देरी ये बिल्कुल होती है, लेकिन सर्वोत्तम शासन इसकी वजह से नहीं कहते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव तो नहीं होता है, राजनीतिक चेतना का अभाव नहीं होता है, लेकिन ये जो है वो जनमत पर आधारित होता है, और हर जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसमें जो है चुनाव आपको देखने को मिलते हैं। तो जनता ही जो है अपने में से किसी को चुनकर जो है गद्दी पर बिठाती है, जो उसके हितों के संबंध में जो है वो फैसला ले पाए। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 99 आपसे क्या कह रहा है कि जो है गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है। तो गरिमापूर्ण जो जीवन है इसको व्यतीत करने को अधिक अवसर जो है कौन से जो है व्यवस्था में है। राजतंत्र में है, या लोकतंत्र में है, या सैन्य तंत्र में है, या इनमें से सभी। तो अगर देखेंगे आपका सबसे जो सही हो जाएगा सटीक, ये आपका लोकतंत्र हो जाएगा, क्योंकि राजा राजतंत्र में होता है और तानाशाही करता है। सैन्य तंत्र में सेना जो है हर चीज़ों पर नियंत्रण करती है, लेकिन लोकतंत्र में जो है ये जनता नियंत्रण करती है। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 100 आपसे क्या कह रहा है। 100 नंबर का सवाल है कि जो है भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व जो है किस पर है। तो देखिए नियोजन आयोग पर भी नहीं है, ये आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है, आपका निर्वाचन आयोग का काम है। तो इसका जो है हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101 शिक्षण के स्तंभ है। शिक्षण के स्तंभ कौन से हैं। पाठ्यक्रम, अनुदेशन, आकलन। तो भाई देखिए पाठ्यक्रम आपका एक सबसे पहले आप पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, इसके बाद आप जो है अनुदेश दे देंगे या पढ़ाएंगे, इसके बाद जो है जो आपने पढ़ाया उसका आकलन करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया। तो ये सभी जो है वो शिक्षा के ही स्तंभ है, याद रखिएगा। ये आपका टीचिंग ऑफ आर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है, शिक्षण कला में। तो ये आपका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए शिक्षण का परिणाम क्या है, ठीक है। शिक्षण का परिणाम क्या है। व्यवहार में परिवर्तन, इसके अलावा जो है आत्मसम्मान या आत्मविश्वास या आत्ममूल्य। तो शिक्षण का परिणाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। जब आपके पास नॉलेज होता है तो आपके व्यवहार में ऑटोमेटिक जो है वो चेंज आ जाता है। तो ए विकल्प जो है वो आपको सही हो जाएगा। देखिए टीचिंग ऑफ आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, या हम जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी बोलते हैं। ये जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, और ऐसा जो है क्वेश्चन इससे ऐसे बनेंगे कि आपको जो है वो चारों विकल्प आपको सही मिलेंगे, ठीक है। चारों विकल्प आपको सही ही लगेंगे, लेकिन आपको जो है उसमें से जो सबसे सटीक है उसको चुनना है। अगर आप इतना आपके दिमाग में डिसीजन लेने की क्षमता है कि आपको जो है जैसे यहाँ पर दिया गया है शिक्षा 5E मॉडल पर आधारित है, तो यहाँ पर आपको पढ़ने से जो है वो चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन आपको देखना है कि इसमें से जो है सबसे बेस्ट कौन सा है, और वही जो है सही उत्तर होगा। देखिए 5E क्या है। तो शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर आधारित है ये, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, जो है शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। अब अगर हम बात करें कि 5P मॉडल किस पर आधारित है, तो इस शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर है। और अगर 5P की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसमें आ जाएगा इंगेज, इसके बाद एक्सप्लोर, इसके बाद एक्सप्लेन, और इसके बाद इलेबोरेट और इवेल्युएट, ठीक है। सबसे पहले आप इंगेज होंगे किसी के साथ, फिर आप एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, फिर आप जो है आकलन करेंगे, फिर आप जो है वो मूल्यांकन करेंगे। तो ये आपका जो है 5P फार्मूला होता है। क्या बोलते हैं हम इसको। इंगेज, एक्सप्लोर और एक्सप्लेन और इलेबोरेट और इवेल्युएट। तो ये आपका जो है 5P मॉडल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा 104 नंबर का जो सवाल है कि शिक्षा जो है विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य में क्या महत्व है। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है। अब विद्यालय में आप सभी लोग जानते हैं लक्ष्य और जो है उद्देश्यों का क्या महत्व है। तो ये आप देखिए, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है विषय वस्तु की पहचान के लिए। तो बिल्कुल जो है विषय वस्तु की पहचान के लिए, कि हम जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं इसका जो है लक्ष्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप कोई काम करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो है लक्ष्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप तब अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। अगले भी मैं 3 ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। देखिए कहा गया है कि शिक्षक के कार्यों की पहचान के लिए या प्रधानाध्यापक के कार्यों की पहचान के लिए, तो बिल्कुल ये नहीं होता है, ठीक है। विषय वस्तु के पहचान के लिए आपका जो है आपका उद्देश्य और जो है ये लक्ष्य जो है महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105 कि ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। आप जो है पावलर का सिद्धांत, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये सभी लोग पढ़िएगा। बुद्धि लब्धि जो है, बुद्धि लब्धि अगर 140 से 135 के बीच है तो ये किस प्रकार का बालक होगा, प्रतिभाशाली या सामान्य, ऐसे करके
करके जो ये चीज़ें हैं ये आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए ब्लूम की व्यवस्था है, तो ब्लूम की व्यवस्था कैसी है, तो ये जो है वर्गीकरण व्यवस्था है, ठीक है। इसमें अलग अलग जो है वर्गीकरण संबंधित मामला है, तो ये आपका ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए करके सीखो के प्रतिपादक थे, करके सीखो के प्रतिपादक थे, मतलब कोई चीज़ जो सीखनी है वो आपको किताब के माध्यम से पढ़कर नहीं सीखनी है, खुद आप प्रैक्टिकल करके सीखना है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे, तो आप सभी लोग जानते हैं, इनका नाम है डीवी, ठीक है, डीवी नाम है, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए निगमन की विधि, ठीक है, निगमन की विधि की खामी है। अब देखिए एक होती है आगमन विधि, एक होती है निगमन विधि। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निगमन विधि की जो है ये खामियां क्या है, ठीक है, खामी कौन सी है। तो इसका जो है सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तार्किक क्षमता सुधारने में जो है अनुपयुक्त होती है, रटने को जो है ये बढ़ावा देती है, बिल्कुल देती है, और भूलने की जो है प्रवृत्ति इसमें होती है, ये आपका सही हो जाएगा तीनों। अब निगमन क्या होता है कि आपको जो है इसमें मूल्यांकन बार बार किया जाता है, जैसे आपका जो है पेपर लिया जाता है, तो इसमें आपको तार्किक क्षमता जो है नहीं होती है, तर्क उसमें प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है, आपको रटकर जो है पढ़ना होता है, और फिर जब मूल्यांकन होता है तो उसको आपको लिखकर सबमिट करना होता है, और भूलने की प्रवृत्ति होती है। अब आपने जो पढ़ा आपने करके नहीं सीखा तो कुछ दिनों पश्चात आप उसको भूल जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में, कहा है, किसने कहा है, तो ये किसने कहा है। देखिए कार्यभार विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण जो है अधिनियम प्रक्रिया में, तो ये आपका किसने कहा है, तो ये आपका डगलस ने कहा है, याद रखिएगा, इसको डगलस ने कहा है, याद रखिएगा, ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है पाठ योजना प्रक्रिया है। देखिए पाठ योजना प्रक्रिया किसकी है, तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपने बीएड या डीएलएड किया होगा तो ये क्या है, अध्याय नियोजन की भी प्रक्रिया है और विषयी क्रिया नियोजन की भी है, शिक्षण कार्यनीति नियोजन की है। जब हम एक पाठ्य योजना तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बच्चों को कौन से टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। पहले तो हम देखते हैं कि विषय, अब विषय कौन सा हो जाएगा, मान लीजिए सोशल साइंस, सोशल साइंस में आपने विषय की जो है नियोजन कर लिया। अब इसके बाद अध्याय देखेंगे कि मैं कौन से अध्याय के बारे में या किस टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँगा, तो ये आपका हो जाएगा, मान लिया आपने संसाधन टॉपिक चुन लिया। इसके बाद आप शिक्षण की कार्यनीति को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये आपका एक पाठ्य योजना में होता है। मान लीजिए अब आप जो है संसाधन पढ़ाने वाले हैं, तो सबसे पहले जब बच्चे बैठे हैं क्लास में तो वो ये नहीं जानते कि संसाधन क्या है, तो सबसे पहले आपको इतने आसान से सवाल जो है पूछने हैं प्रस्तावना में कि उनको जो है ये पता हो जाए कि संसाधन क्या है। जैसे आप ये पूछेंगे कि बच्चों क्या आप जो है या आप जो है अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करते हैं, तो वो कहेंगे कि हम खाना खाते हैं। तो आप कहेंगे कि खाना जो है वो आप कैसे खाते हैं, कच्चा या पका, तो वो कहेंगे कि पका। अब पका खाना किस पर पकाया जाता है, तो वो कहेंगे चूल्हे पर या गैस पर। तो गैस में जो है ईंधन कहाँ से आता है, तो वो कहेंगे, कोई तो को कहेगा जो जिसके घर चूल्हे पे बनता होगा तो वो कहेगा लकड़ी पे बनता है, या जो कहेगा कि मैडम या सर या मैम जो है हमारे यहाँ जो है गैस सिलेंडर पे बनता है। तो अगर ये एलपीजी की बात की जाए तो वो भी एक संसाधन ही है, और अगर लकड़ी की बात की जाए तो वो भी एक संसाधन ही है। तो ऐसे हम करके जो है पहले हम जो है पूर्व ज्ञान को बालकों के पूर्व ज्ञान को हम उनके नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है पाठ्य योजना आपके शिक्षण कार्यनीति को जो है नियोजन इसको बनाने में, या आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बच्चों को समझाएंगे, ये आपको जो है ये भी आपका बताता है। तो ये आपका तीनों ही विकल्प जो है सही है, और चौथे विकल्प में आपको उपयुक्त सभी दिया गया है, तो वो आपका सही हो जाएगा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, और उम्मीद है कि मैंने जो समझाने का प्रयास किया वो आप सभी लोग जो है वो समझ गए होंगे। देखिए हार्वर्ड अधिगम एक चरण है, हार्वर्ड अधिगम जो है ये आपका एक चरण है, तो ये किसका एक चरण है ये आपको बताना है। तो ये जो है रिलेशन का एक चरण है, संबंध का है, ठीक है, सी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग जिसको हम कहते हैं, ये आपका क्या है, तो ये शिक्षण सामग्री है या शिक्षण विधि है या शिक्षण कौशल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका जो है एक शिक्षण कौशल हो जाता है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग जो होती है ये आपका शिक्षण कौशल हो जाता है। याद रखिएगा कि कैसे हम बच्चों को आगे पढ़ाएंगे, और इसके माध्यम से जो है हम एक शिक्षण कौशल को अपने अंदर जो है वो ग्रहण करते हैं। आगे देखिए 112 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि अनुदेशन में कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अनुदेशन में जो है कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो अनुदेशन में जो है ये अनुदेश जब आपको कोई देता है इसका मतलब आपके जो है ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो ये ज्ञानात्मक जो है उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए 113 नंबर का सवाल है कि पुनर्बल कौशल का उपयोग किया जाता है, पुनर्बल, ठीक है, या री या पुनर्बलन कौशल का जो उपयोग किया जाता है ये जो है किसके लिए किया जाता है, तो छात्रों को प्रोत्साहन के लिए, अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए। देखिए बिल्कुल, अगर किसी जो है जो छात्र है वो पढ़ रहा है
उसका जो है थोड़ा सा अगर मोटिवेशन डाउन है तो हम कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करेंगे जो उसके जो है छात्रों को जो है प्रोत्साहित कर सके और उसके जो है कौशल को जो थोड़ा सा बल मिल सके। इसके अलावा जो है हम कुछ ऐसे भी रचनात्मक कार्य करेंगे जिससे जो है अधिगम जो है इनका रुचिकर हो जाए। ठीक है, अधिगम में इनकी रुचि आ जाए और जब रुचि आ जाएगी तो छात्र जो है काफ़ी अच्छे ढंग से जो है पढ़ेंगे। तो इसका ए और बी जो है ये आपका दोनों सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 114 क्या कह रहा है कि कक्षा की पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए। कक्षा का जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये आधारित होना चाहिए। तो किस पर? प्राकृतिक तत्व पर या कृत्रिम तत्व पर या तकनीकी तत्व पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है प्राकृतिक तत्व पर होना चाहिए। याद रखिएगा प्राकृतिक तत्व पर होना चाहिए। ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए 115 नंबर का सवाल आपसे क्या कह रहा है कि कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है। कक्षा का जो है भौतिक वातावरण को बढ़ाने में किसकी भूमिका जो होती है वो अहम होती है। तो इसमें जो है छात्रों की भूमिका जो है वो अहम होती है। ठीक है, अब आप जब आप सीडीपी पढ़ेंगे या टीचिंग ऑफ आर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा विलन कौन है, तो वो शिक्षक ही है। देखिए छात्र कैसे भी हों, छात्र जो है एकदम सही है। आपको छात्र की नाकामी को नहीं देखना है, आप जो है ये देखना है कि छात्र एकदम सीखने के लिए तत्पर हैं और आपको जो है केवल और केवल सिखाना है। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है। पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, आप सभी लोग जो है पुस्तकें पढ़ते हैं और आप सभी लोगों को पता होगा कि पाठ्य पुस्तक के क्या महत्व है। देखो छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में बिल्कुल, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में बिल्कुल, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधारने हेतु बिल्कुल। तो ये आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे देखिए 117 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है व्यक्तित्व के विकास में या शैक्षिक विकास में। तो किसके विकास में? तो देखिए ये जो है पुस्तकालय जो है व्यक्तित्व विकास में नहीं, ये आपका शैक्षिक विकास में जो है मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि जब हम पुस्तकालय में जाते हैं और हम वहाँ पर जो है किताबें पढ़ते हैं तो हम उससे हमारा जो है ये हमारा शैक्षिक विकास होता है। याद रखिएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है ये शिक्षक का नहीं है? धैर्य, विनम्र, सहनशीलता या अंधविश्वासी। तो एक शिक्षक को जो है अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। डी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए एक अच्छे जो है शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो आप सभी लोग जो है शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ये आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए शिक्षण के प्रति जो है प्रतिबद्धता, मतलब हमेशा जो है सिखाने के लिए तत्पर रहना और अपने काम के प्रति जो है तत्पर रहना और प्रतिबद्ध रहना, ये एक शिक्षक के लिए अत्यंत जो है आवश्यक है। आगे देखिए 120 नंबर का जो सवाल है ये आपसे क्या कह रहा है। देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने पीडीएफ को छोटा कर दिया है। एक शिक्षक द्वारा छात्रों को 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास किया जाना चाहिए। एक जो है शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है विकास किया जाना चाहिए। तो रचनात्मकता या आलोचनात्मकता। ठीक है, चाहे ये या ए भी दोनों, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है देखिए रचनात्मक होना चाहिए और समय पड़ने पर जो है आलोचनात्मक भी होना चाहिए। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा जो है ये सही हो जाएगा। आगे देखिए उपलब्धि परीक्षण क्या है। उपलब्धि परीक्षण कौन सा परीक्षण है? मानक परीक्षण है आपका, या आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, या शिक्षक निर्मित परीक्षण है, या बुद्धि परीक्षण है। तो इसका जो सही अगर जवाब हो जाएगा तो ये शिक्षक जो है ये निर्मित करता है और इस तरह से परीक्षण लेता है कि उसने जो आपको अभी तक पढ़ाया है उससे जो है आपकी उपलब्धि क्या हुई है। याद रखिएगा। तो ये आपका उपलब्धि परीक्षण जो है आपका शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है। याद रखिएगा। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिए 122 नंबर का सवाल है कि इकाई परीक्षा, ये यूनिट जो परीक्षा होती है ये कौन सा मूल्यांकन है? निर्माणात्मक या संकलनात्मक या बाहरी या उपयुक्त सभी। तो ये जो है ये आपका निर्माणात्मक जो है मूल्यांकन होता है। ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 123 है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि निर्धारण मापनी क्या है। निर्धारण मापनी क्या है या निर्धारण मापनी है। तो ये निर्धारण मापनी क्या होती है? गुणात्मक तकनीक से होती है या लेखन तकनीक से, या मात्रात्मक तकनीक है, या मौखिक तकनीक है। तो ये आपका जो है निर्धारण तकनीक जो है ये गुणात्मक तकनीक होती है। याद रखिएगा निर्धारण मापनी जो है ये गुणात्मक तकनीक है। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पाठ जो है सहगामी क्षेत्रों से जो है संबंधित नहीं है। नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या जो है रुचि विकास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है रुचि विकास जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी जो है नैतिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो है ये पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखिए 125 नंबर का सवाल है कि पाठ्यचर्या जो है किसकी संस्कृति को दर्शाता है। पाठ्यचर्या जो है ये किसकी संस्कृति को दर्शाता है?
तो जो पाठ्यचर्या है ये समाज या घन या जो है विद्यालय या अब देखिए जो आपके समाज में इम्पोर्टेंट है उसी के हिसाब से आपकी पाठ्यचर्या निर्मित की जाती है, तो इसीलिए इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में जो है कौन सा तत्व शामिल नहीं है। अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व जो है ये शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए अनुभव बिल्कुल शामिल है, सामान्यीकरण भी, विश्लेषण भी, लेकिन जो मूर्त है ये आपका शामिल नहीं है। इसका डी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए सीखने का पठार है, सीखने का पठार है अधिगम में कमी, अधिगम में बाधा या अधिगम में उन्नति नहीं या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सीखने का पठार, अब पठार का मतलब जो है प्लेन एकदम से, पठार कैसा होता है, पठार जो होता है वो एकदम से प्लेन लाइन ही तो होती है मेज के आकार का। अब ये जो ऊपर का क्षेत्र है ये आपका पठार ही हो गया। अब पर्वत आप जानते हैं, पर्वत ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, और जो है जो मैदान होते हैं वो समतल होते हैं, ठीक है। तो पठाल जो है ये ढाल वाले भी हो सकते हैं, बिना ढाल वाले भी हो सकते हैं। तो ये आपका जो फिगर आपका बनता है ये क्या निर्देशित करता है या क्या दिखाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका दिखा रहा है एक सीधी लाइन जो है ये बता रहा है कि अधिगम जो है या बच्चा जो सीख रहा है उसमें जो है उन्नति नहीं हो रही है। तो सी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। मतलब ग्राफ नीचे भी नहीं जा रहा है लेकिन ग्राफ ऊपर भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब बच्चा जहाँ जैसा है वैसे ही बना हुआ है, उन्नति उसकी नहीं हो रही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा चरण जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है। इनमें से कौन सा चरण जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से अगर सही बात की जाए तो ये आपका अभिग्रहण हो जाएगा, ये इसमें प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। रेडियो, अब रेडियो कैसी है, तो रेडियो को आप देख थोड़े सकते हैं, रेडियो में दिखाई थोड़ी देता है कुछ, ठीक है। अब जैसे टीवी में है तो आप देख और सुन दोनों सकते हैं, लेकिन आपका रेडियो में केवल जो है आपका श्रव्य है, आप केवल सुन ही सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, इमेज नहीं देख सकते हैं। इसीलिए ये आपका जो है ये आपका एक जो है श्रव्य सामग्री हो जाएगी। अगर टेलीविज़न के बारे में पूछे तो ये आपका श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या है, तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक आपकी जो हो जाएगी, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको सुन नहीं सकते, हम उसको देख सकते हैं, इसीलिए हमारी दृश्य सामग्री हो जाएगी। तो पाठ्य पुस्तक कैसी सामग्री है, याद रखिएगा ये आपका दृश्य सामग्री है जिसको हम देख के पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था, ये आपको जो है आपसे पूछा गया है आपके बिहार स्टेट के एग्जाम में, तो इसका जो है अहमदुल्ला हो जाएगा, ठीक है, अहमदुल्ला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132 डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। डोडा बेटा जो है ये कौन से पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, तो आप सभी जानते हैं कि नीलगिरी में जो है आपको डोडा बेटा देखने को मिलती है, नीलगिरी श्रृंखला में। तो इसका सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए निर्यात आय में कृषि का व्यय योगदान है। निर्यात आय में जो है कृषि का क्या योगदान है, ठीक है, निर्यात आय में कृषि का योगदान क्या है, तो ये आपका कितना योगदान है, ये 10% है, याद रखिएगा 10%। आगे देखिए 134 नंबर का सवाल क्या है कि कुंवर सिंह ने अपना युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था। तो बिहार का कोई भी एग्जाम हो इसमें कुंवर सिंह आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और आखिरी जो इनका युद्ध था ये जो है आपका, देखिए यहाँ पर महान लिखा गया है लेकिन मुझे महान समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको जो है ये जो है हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, इसको क्वेश्चन को हम बाहर निकाल देते हैं। आगे देखिए खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच जो है ये चलती है। तो बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस जो है किसके बीच चलती है, तो ये जो है आपका भारत और म्यांमार के बीच चलती है, ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच चलती है, म्यांमार कह रहा हूँ, भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए डीडीटी और एल्यूमिनियम के डब्बे जो हैं ये किसके उदाहरण है, ये आपको बताना है। डीडीटी जो होते हैं और जो है एल्यूमिनियम के डिब्बे जो होते हैं ये जो है गैर जो है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं, ठीक है, डिग्रेडेबल प्रदूषक हैं, ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए प्लास्टिक के कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्राकृतिक जो है प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत हो जाएगा। इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है या अधिक समय तक चलता है और जलने
जलने पर जहरीले धुएं का उत्पादन होता है। तो ये कौन सा जवाब सही हो जाएगा? देखिए इसका जो है उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है ये खाद बनाने के लिए किया जाता है। देखिए गलत पूछा था, आप लोग सही मत समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज ही नहीं होता जल्दी, तो इसको खाद कैसे बनाएंगे? तो ये गलत पूछ रहा है, ये भी आप लोग देखा करिएगा, ठीक है। पहला विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है कृषि या जंगल किया गया ज्वालामुखी गतिविधियाँ या मृदा अपरदन। तो सबसे ज़्यादा जो है कृषि के लिए वनों की कटाई की जाती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उत्पादन भी जरूरी हो गया और उसी के लिए जो है वनों को साफ किया जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 139 की ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के डैश डैश में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है। तो कितना जो है अधिकतम वृद्धि देखी गई है, या न्यूनतम, या औसतन तापमान, या तापमान? तो इसमें जो है आप देखेंगे औसत तापमान, ठीक है, औसत तापमान याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में एक सदी के पैमाने पर जो है ये वृद्धि देखी गई है, याद रखिएगा। आगे देखिए 140 नंबर का सवाल है, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? काला हिरण जो है ये कौन से श्रेणी के जीवों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये आपका लुप्तप्राय प्रजाति है, ठीक है, लुप्तप्राय प्रजाति ही आपको जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये आपका मैथ का सवाल है, आसान सा सवाल है, आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए ये भी आपका मैथ का सवाल है, तो इसको मैं जो है सॉल्व नहीं करवाऊंगा। ये भी आपका नॉर्मल सा सवाल है, तो आप सभी लोग जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही आसान से सवाल आते हैं, आप सभी लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए हम देखते हैं सवाल, देखिए रीजनिंग से संबंधित है और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि मूली जो है ये जड़ और गुलाब क्या होता है? तो गुलाब जो है ये फूल होता है, ठीक है, फूल होता है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए 147 नंबर का सवाल है कि वह शब्द चुनें जो बाकी से अलग है। टोपी, पगड़ी, हेलमेट और आवरण, ठीक है, टोपी, पगड़ी, हेलमेट और आवरण। तो आप देखिए कि टोपी क्या है, पगड़ी क्या है और हेलमेट, तो ये सभी चीज़ें जो है ये आपका कहाँ पहनी जाती हैं? ये जो है सर पे पहनी जाती हैं, सर पे पहनने वाली चीज़ें। लेकिन आवरण जो है इसका मतलब है चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है। तो ये जो है अलग हो जाएगा, इसका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ये भी आपका देखिए रीजनिंग का सवाल है, 8, 12, 9, 13, 10, 14 और फिर 11 के बाद क्या आएगा? तो 11 के बाद आपका 15, 12, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, ये भी आप लोग जो है आसानी से कर लेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपका थोड़ा सा बहुत ही आसान सा सवाल है। ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंक्चुअल को 4, 7, 8, 1, 9, 6, 7, 6, 5 से दर्शाया जा सकता है, तो लूना को। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि यल को किससे दर्शाया गया है? तो यल को जो है 5 से दर्शाया गया है, ठीक है। यल देखेंगे तो 5 से दर्शाया गया है। और यू देख लीजिए, यू को किससे दर्शाया गया है? तो यू को जो है 7 से दर्शाया गया है। तो यू को जो है 7 देख लेंगे तो हमारा क्या बन गया? 5 और 7 बन गया। और 5 और 7 जो है केवल आपको जो है सी विकल्प में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे करके आप इसको जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए लास्ट सवाल है सेशन का कि तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है, ठीक है। अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? राजेश जो है ये उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? अब कह रहा है कि अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। एक महिला की ओर तस्वीर में इशारा करते हुए राजेश ने कहा कि अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। तो इसका जो है सही हो जाएगा। ये जो है राजेश उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? तो राजेश जो है उसका जो है पिता है, ठीक है, उसका जो है पिता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आपको लिख लिख के जो है एक बार देख लेना है, क्योंकि कभी कभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है घुमाने वाली स्टेटमेंट आपको दे दिए जाते हैं। तो ये आज के दोस्तों हमारे 150 सवाल रहे, जिसमें हमने जो है आपका SST के भी पोर्शन देख लिए और आपके टीचिंग आर्ट के भी देख लिए, टीचिंग ऑफ आर्ट के भी। इसके अलावा हमने सभी प्रकार के सवाल जो है देख लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हम जो है कल अपना एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।